क्या कभी आपने सोचा है कि भारत में कोई ऐसा परिवार हो सकता है जो शायद सुर्खियों में ज्यादा न रहता हो, लेकिन पर्दे के पीछे राजनीति और मीडिया इन सबको प्रभावित कर सकता हो? मेरा मतलब है शायद अडानी, अंबानी, टाटा, बिरला इनसे भी ज्यादा असरदार, पर जिनका नाम आप कह लीजिए 99% लोगों ने सुना भी ना हो। हाँ, ये दिलचस्प सवाल है। आज हम कुछ ऐसे ही एक परिवार पर बात करने वाले हैं, जैन परिवार। और जैसा कि हमें कुछ स्रोतों से जानकारी मिली है, उनके प्रभाव की हम पड़ताल करेंगे। बिल्कुल। समझने की कोशिश करेंगे कि भाई ये परिवार है कौन, इतना शक्तिशाली बना कैसे, और खासकर ये जो बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड है, BCCL, टाइम्स ऑफ इंडिया वाला समूह। हाँ, टाइम समूह, उसके जरिए इनका असर कहाँ तक और कैसा रहा है। ठीक है। हमारे पास जो जानकारी है वो एक काफी विस्तृत विश्लेषण पर आधारित है। मतलब ये परत दर परत इस परिवार के उदय और प्रभाव को खोलती है। तो चलिए इसी में थोड़ा गहरा उतरते हैं। जरूर। तो कहानी शुरू होती है उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद से। नजीबाबाद, हाँ। वहां थे एक राय बहादुर साहू जगमंदर दास जैन। जमींदार थे, मजिस्ट्रेट थे। हाँ। और कहते हैं कि उनके स्थानीय और ब्रिटिश अधिकारियों से दोनों से अच्छे संबंध थे। हाँ, उस जमाने में ये बहुत मायने रखता था। और जगमंदर दास के दो भतीजे थे, शांति प्रसाद जैन और श्रेयांश प्रसाद जैन। ये कम उम्र में ही अनाथ हो गए थे। अच्छा। शांति प्रसाद ने फिर बनारस हिंदू विश्वविद्यालय BHU से पढ़ाई की। कहते हैं उनमें व्यापार की समझ, फाइनेंस की समझ वो शुरू से ही थी। और फिर कहानी में एक अहम मोड़ आता है जिसने शायद सब कुछ बदल दिया। 1932 की बात है। शांति प्रसाद जैन की शादी हुई रमा डालमिया से। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण था। और रमा डालमिया थी उस वक्त के बड़े उद्योगपति रामकृष्ण डालमिया की बेटी। ये तो मतलब एक पावर कनेक्शन बन गया। बिल्कुल बिल्कुल। रामकृष्ण डालमिया खुद भी शांति प्रसाद की जो व्यावसायिक बुद्धि थी, फाइनेंशियल स्किल्स थी, उससे काफी प्रभावित हुए। तो उन्होंने शांति प्रसाद को अपने डालमिया समूह में काफी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी। फिर बाद में शांति प्रसाद के बड़े भाई श्रेयांश और एक चचेरे भाई थे राजेंद्र कुमार, वो भी बिजनेस में आ गए। अच्छा, पूरा परिवार ही जुड़ गया है। हाँ, और देखते ही देखते ये इतना प्रभावशाली हो गया कि समूह का नाम ही डालमिया जैन समूह पड़ गया। और ये समूह सिर्फ नाम का ही बड़ा नहीं था, मेरे ख्याल से इसका विस्तार भी बहुत तेजी से हुआ होगा। हाँ, बहुत तेजी से। आप सोचिए, आजादी से पहले ही उस समय के भारत में, जिसमें आज का पाकिस्तान और बांग्लादेश भी शामिल था, इन्होंने चीनी मिलें लगा ली, सीमेंट प्लांट, कपड़ा मिलें, बैंक्स थे इनके, बीमा कंपनियां थीं, केमिकल प्लांट, फूड प्रोडक्ट्स, कोयला खदानें, रेलवे के ठेके, जूट मिलें, मतलब एक बहुत बड़ा औद्योगिक साम्राज्य खड़ा कर लिया था। बाप रे, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के आसपास ये एक बड़ी ताकत बन चुके थे। बिल्कुल। स्रोत यही बताते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जब दुनिया में आर्थिक उथल-पुथल थी, डालमिया जैन समूह ने जबरदस्त मुनाफा कमाया। अच्छा। हाँ, और नतीजा ये हुआ कि ये टाटा और बिरला के बाद भारत का तीसरा सबसे अमीर और प्रभावशाली औद्योगिक घराना बन गया। तीसरा सबसे बड़ा समूह। लेकिन मुझे लगता है असली ताकत शायद मीडिया से आई, है ना? यहाँ पर ये BCCL का जिक्र कैसे आता है? आप बिल्कुल सही पॉइंट पर आए हैं। 1946 में एक बहुत ही महत्वपूर्ण घटना हुई। रामकृष्ण डालमिया ने बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड यानी BCCL को खरीद लिया। BCCL? हाँ, और BCCL वही कंपनी है जो द टाइम्स ऑफ इंडिया जैसा बड़ा अखबार निकालती थी। अच्छा, तो टाइम्स ऑफ इंडिया का मालिकाना हक इनके पास आ गया। जी। ये BCCL की थोड़ी हिस्ट्री क्या है? कब शुरू हुई थी कंपनी? देखिए, द टाइम्स ऑफ इंडिया की शुरुआत तो काफी पुरानी है, 1838 में हुई थी। तब नाम था बॉम्बे टाइम्स एंड जर्नल ऑफ कॉमर्स। फिर कुछ विलय हुए और 1861 में इसका नाम द टाइम्स ऑफ इंडिया पड़ा। फिर 1892 में दो अंग्रेज थे, थॉमस बेनेट और फ्रैंक मॉरिस कोलमैन, उन्होंने इसे खरीदा और कंपनी बनाई BCCL। कोलमैन की तो 1915 में एक जहाज दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद माहौल बदला, बहुत से अंग्रेज भारत छोड़ रहे थे, उन्हीं में थॉमस बेनेट भी थे। तो उन्होंने BCCL को रामकृष्ण डालमिया को बेच दिया। और इस एक सौदे ने डालमिया को मीडिया जगत में एक बड़ी ताकत बना दिया होगा। हाँ, रातों रात वो एक प्रमुख खिलाड़ी बन गए। उस जमाने में तो अखबारों का दबदबा बहुत ज्यादा रहा होगा। मतलब रेडियो वगैरह तो शायद सबकी पहुंच में नहीं थे। बिल्कुल, रेडियो महंगा था, उसकी पहुंच बहुत सीमित थी। अखबारी था जो सबसे सस्ता, सबसे आसानी से मिलने वाला और कह लीजिए सबसे भरोसेमंद जरिया था सूचना का। लोग मानते थे कि जो अखबार में छपा है वो सच है, तो जाहिर है अखबारों में जनमत बनाने की, उसे बदलने की जबरदस्त ताकत थी।
तो क्या इस ताकत का इस्तेमाल राजनीतिक नफे नुकसान के लिए भी हुआ? स्रोत इस बारे में कुछ कहते हैं? स्रोत एक काफी दिलचस्प दावा करते हैं इस बारे में। उनका कहना है कि उस समय की जो नेहरू सरकार थी और डालमिया परिवार, इनके बीच एक तरह का आप कह सकते हैं अलिखित समझौता था। समझौता? कैसा समझौता? आरोप ये है, और मैं फिर कहूंगी ये स्रोत का दावा है, हम सिर्फ रिपोर्ट कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। कि टाइम्स ऑफ इंडिया कांग्रेस सरकार की एक सकारात्मक छवि बनाएगा, उनके पक्ष में कवरेज देगा, और बदले में डालमिया जैन समूह को अपने व्यवसायों में सरकारी रियायतें, मदद, ये सब मिलेगा। अच्छा, मतलब मीडिया कवरेज के बदले व्यापारिक लाभ। ये तो काफी गंभीर बात लगती है। लेकिन क्या सब कुछ ऐसे ही स्मूथ चलता रहा? नहीं, कहानी में एक बड़ा मोड़ तब आया जब फिरोज गांधी, जो नेहरू जी के दामाद थे, उन्होंने डालमिया के वित्तीय लेन देन पर सवाल उठाने शुरू कर दिए। उन्हें कुछ गड़बड़ी का शक हुआ। फिरोज गांधी, उन्होंने क्या पाया, क्या आरोप लगाए? फिरोज गांधी ने 1955 में संसद में ये मामला बहुत जोर शोर से उठाया। उनका मुख्य आरोप ये था कि रामकृष्ण डालमिया ने बीसीसीएल को खरीदने के लिए जो पैसा इस्तेमाल किया वो उस बैंक और बीमा कंपनी से निकाला था जिसके वो खुद चेयरमैन थे। और क्योंकि ये बैंक और बीमा कंपनी जनता के पैसे से चलते थे, तो ये एक तरह से जनता के पैसे का दुरुपयोग था अपनी निजी कंपनी खरीदने के लिए। उन्होंने ये भी कहा कि ये पैसा लोन की तरह नहीं लिया गया, बल्कि सीधे ट्रांसफर कर दिया गया। जनता के पैसे का निजी इस्तेमाल, इस पर तो बहुत हंगामा हुआ होगा। जाहिर सी बात है, संसद में मामला उठा, सरकार पर दबाव बना, और फिर जांच के लिए विवियन बोस जांच आयोग का गठन किया गया। अच्छा, कमीशन बैठा? हाँ, और जांच में डालमिया दोषी पाए गए। उन्हें 2 साल की जेल की सजा हुई। हालांकि स्रोत ये भी बताते हैं कि जेल की सजा का ज्यादातर समय उन्होंने अस्पताल में ही बिताया। लेकिन बीसीसीएल का क्या हुआ, कंपनी का क्या हुआ जब डालमिया जेल गए? यही एक और दिलचस्प मोड़ है। जानकारी के अनुसार जेल जाने से ठीक पहले रामकृष्ण डालमिया ने बीसीसीएल का जो स्वामित्व था वो अपने दामाद यानी शांति प्रसाद जैन के नाम कर दिया था। अच्छा, तो क्या ये एक तरह की प्लानिंग थी कि सजा हो भी जाए तो कंपनी परिवार में ही रहे? ऐसा लगता तो है। सूत्र यही बताते हैं कि जब 2 साल बाद डालमिया जेल से छूटे और उन्होंने कंपनी का नियंत्रण वापस मांगा, तो शांति प्रसाद जैन ने कथित तौर पर इनकार कर दिया। हाँ, और आखिरकार कानूनी तौर पर बीसीसीएल का पूरा स्वामित्व साहू जैन परिवार के पास आ गया। ये दिखाता है कि कैसे व्यावसायिक हितों को कानूनी मुश्किलों से बचाने के रास्ते भी खोजे जाते थे। तो अब बीसीसीएल पूरी तरह से जैन परिवार के कंट्रोल में आ गया और मीडिया की ताकत अब सीधे उनके हाथ में थी। क्या इसका कोई और उदाहरण भी मिलता है कि कैसे इस ताकत का इस्तेमाल हुआ है? स्रोत एक और घटना का जिक्र करते हैं। नेहरू के जमाने में विदेशी मुद्रा रखने पर काफी कड़े नियम थे। हाँ, फॉरेक्स रूल्स। बिल्कुल। कहा जाता है कि एक बार शांति प्रसाद जैन को पालम हवाई अड्डे पर तय सीमा से ज्यादा फॉरेन करेंसी के साथ पकड़ा गया था। उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। कुछ छोटे अखबारों ने यह खबर छापी भी, लेकिन आरोप ये है कि टाइम्स ऑफ इंडिया, जो उस समय सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला अखबार था, उसने इस खबर को पूरी तरह से दबा दिया। मतलब जैसे कुछ हुआ ही नहीं, गायब भी कर दिया खबरों को। हाँ, ये दिखाता है कि मीडिया कैसे नैरेटिव को कंट्रोल कर सकता है अपनी छवि बचाने के लिए। लेकिन मुश्किलें शायद यहीं खत्म नहीं हुई है ना। एक को न्यूज प्रिंट का मामला भी तो सामने आया था। हाँ, वो एक और गंभीर आरोप था शांति प्रसाद जैन पर। उस समय सरकार अखबार छापने के लिए जो कागज होता है न्यूज प्रिंट, वो रियायती दरों पर देती थी। हाँ, ताकि अखबार सस्ते रहें। बिल्कुल, ताकि आम लोगों तक जानकारी पहुंचे। शांति प्रसाद जैन पर आरोप लगा कि उन्होंने सरकार से इसी रियायती दर पर भारी मात्रा में न्यूज प्रिंट खरीदा और उसे फिर काले बाजार में ऊंची कीमतों पर बेच दिया। ये तो सीधा सीधा मतलब सरकारी नीति का उल्लंघन हुआ और धोखा भी। हाँ, इसका नतीजा क्या निकला फिर? जब जांच हुई और आरोप सही पाए गए, तो सरकार ने काफी सख्त कदम उठाया। बीसीसीएल का नियंत्रण सरकार ने अपने हाथों में ले लिया। सरकार ने टेक ओवर कर लिया। हाँ, ये साहू जैन परिवार के लिए एक बहुत बहुत बड़ा झटका था। एक समय ऐसा लगा कि शायद उनका ये मीडिया साम्राज्य अब ढहने की कगार पर है। और ये वही दौर था जब इंदिरा गांधी का प्रभाव बढ़ रहा था। उन्होंने कई उद्योगों का राष्ट्रीयकरण भी किया। हाँ, बैंक, कोयला खदानें, बीमा कंपनियां। हाँ, तो क्या बीसीसीएल भी हमेशा के लिए सरकारी नियंत्रण में चला गया? यही कहानी एक और अप्रत्याशित मोड़ लेती है। 1975 में जब देश में आपातकाल लगा, इमरजेंसी। हाँ, इमरजेंसी का दौर। उसी दौरान इंदिरा गांधी सरकार ने बीसीसीएल का स्वामित्व वापस शांति प्रसाद जैन के बेटे अशोक जैन को सौंप दिया।
ये काफी चौंकाने वाला कदम था उस समय। आपातकाल के दौरान वापसी, हाँ, इसके पीछे क्या वजह बताई जाती है? स्रोत क्या कहते हैं और इसका असर क्या हुआ फिर? स्रोत के अनुसार इसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया का जो संपादकीय रुख था उसमें एक नाटकीय बदलाव आया। अच्छा। अखबार इंदिरा गांधी और उनके बेटे संजय गांधी का प्रबल समर्थक बन गया। अच्छा। उनकी नीतियों का, उनके कदमों का जोरदार समर्थन किया जाने लगा। जानकारी ये भी बताती है कि अशोक जैन ने कथित तौर पर उन कई वरिष्ठ पत्रकारों को नौकरी से निकाल दिया जो नेहरू गांधी परिवार या सरकार की नीतियों के थोड़े आलोचक माने जाते थे। हालत ये हो गई थी कि कुछ लोग मजाक में टाइम्स ऑफ इंडिया को टाइम्स ऑफ इंदिरा तक कहने लगे थे। तो क्या ये माना जाए कि कंपनी वापस मिलने के एवज में अखबार ने सरकार का पक्ष लेना शुरू कर दिया? स्रोत तो कुछ इसी तरफ इशारा करते हैं। वे आपातकाल के बाद जो 1980 के चुनाव हुए जिसमें इंदिरा गांधी जीती, उसको भी इसी मीडिया रणनीति की सफलता के तौर पर देखते हैं। अच्छा। उनका मानना है कि टाइम्स ऑफ इंडिया जैसे बड़े अखबार के समर्थन ने जनमत को प्रभावित करने में एक भूमिका निभाई और इस पूरे घटनाक्रम से अशोक जैन का जो राजनीतिक रसूख था उसमें भी काफी इजाफा हुआ, ऐसा सूत्र बताते हैं। ये तो वाकई मीडिया, व्यापार और राजनीति के गठजोड़ का एक क्लासिक उदाहरण लग रहा है। आज की क्या स्थिति है? बीसीसीएल और जैन परिवार का प्रभाव अब कितना बड़ा है? आज की स्थिति देखें तो जैन परिवार के स्वामित्व वाला बीसीसीएल समूह द टाइम्स ऑफ इंडिया चलाता है और इसके बारे में कहा जाता है कि ये दुनिया का सबसे ज्यादा बिकने वाला अंग्रेजी अखबार है। दुनिया का? हाँ, ये अपने आप में ही एक बड़ी बात है कि एक नॉन इंग्लिश स्पीकिंग देश का अखबार दुनिया में सबसे ज्यादा पढ़ा जाता है। सिर्फ टाइम्स ऑफ इंडिया या और भी कुछ है इनके पास? नहीं, ये तो बस शुरुआत है। इसी समूह का इकोनॉमिक टाइम्स है जो देश का सबसे बड़ा प्रभावशाली बिजनेस अखबार माना जाता है। उसकी खबरों का शेयर बाजार पर सीधा असर पड़ता है। ईटी। हाँ, ईटी। फिर मनोरंजन जगत में देखिए, फिल्म फेयर और फेमिना जैसी जो बड़ी पत्रिकाएं हैं वो भी इन्हीं के हैं। इनका बॉलीवुड पर कितना गहरा प्रभाव है ये हम सब जानते हैं। और क्षेत्रीय भाषाओं में भी है ये? बिल्कुल, वहां भी इनकी पकड़ बहुत मजबूत है। नव भारत टाइम्स है हिंदी में, महाराष्ट्र टाइम्स मराठी में, विजय कर्नाटक कन्नड़ में। ऐसे कई बड़े और प्रभावशाली क्षेत्रीय अखबार बीसीसीएल के ही हैं। अच्छा। और इतना ही नहीं, भारत के सबसे बड़े रेडियो नेटवर्कों में से एक रेडियो मिर्ची भी इन्हीं का है। और आज का जो डिजिटल जमाना है उसमें कई बड़े ऑनलाइन न्यूज़ पोर्टल और डिजिटल प्रॉपर्टीज भी इसी समूह के नियंत्रण में है। बाप रे, मतलब अखबार, मैगजीन, रेडियो, ऑनलाइन, ये तो एक बहुत ही विशाल मीडिया साम्राज्य है। इसका असल मतलब क्या है समाज और राजनीति के लिए? इसका मतलब है, जैसा कि स्रोत बताते हैं, कि इस समूह के पास जनमत को गढ़ने की, राजनीतिक हवा बनाने की, व्यापारिक माहौल को प्रभावित करने की और यहाँ तक कि मनोरंजन जगत के सितारों की किस्मत तय करने की जबरदस्त क्षमता है। वो चाहें तो किसी मुद्दे को राष्ट्रीय बहस का विषय बना सकते हैं या किसी खबर को पूरी तरह अनदेखा कर सकते हैं, किसी व्यक्ति को नायक बना सकते हैं या फिर खलनायक, और ये सब अक्सर बहुत खामोशी से होता है, पर्दे के पीछे रहकर। और शायद सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि इतने बड़े प्रभाव के बावजूद ये परिवार खुद मतलब सार्वजनिक जीवन से या मीडिया की चकाचौंध से काफी दूर रहता है ना? बिल्कुल, यही विरोधाभास इसे और ज्यादा दिलचस्प बनाता है। इतनी ज्यादा शक्ति होने के बावजूद परिवार खुद बहुत लो प्रोफाइल बनाए रखता है। वे शायद ही कभी सीधे तौर पर किसी विवाद या बहस में आपको दिखेंगे, लेकिन उनका प्रभाव उनके मीडिया और दूसरे व्यवसायों के जरिए लगभग हर जगह महसूस किया जा सकता है। तो कुल मिलाकर हमने देखा कि कैसे नजीबाबाद के एक जमींदार परिवार से शुरुआत हुई, फिर व्यापारिक सूझबूझ, रणनीतिक विवाह संबंध और सबसे अहम बीसीसीएल जैसे एक बड़े मीडिया हाउस के अधिग्रहण के जरिए जैन परिवार भारत के सबसे शक्तिशाली और प्रभावशाली समूहों में से एक बन गया। हाँ, और इनकी यात्रा कोई सीधी सपाट नहीं रही है। इसमें पारिवारिक विवाद भी रहे, राजनीतिक उठापटक भी रही, सरकार से टकराव हुआ, सत्ता के साथ लसगी की भी रही और फिर दूरी भी बनी। ये पूरी कहानी भारत में मीडिया, व्यापार और राजनीति के बीच के जो जटिल रिश्ते हैं, जो अक्सर धुंधले होते हैं, हमेशा बदलते रहते हैं, उनको उजागर करती है। बिल्कुल। कैसे ये तीनों क्षेत्र एक दूसरे पर निर्भर भी हैं और एक दूसरे को प्रभावित भी करते हैं। वाकई ये पूरी कहानी सोचने पर मजबूर करती है। आज के दौर में जब हम चारों तरफ से इतनी सूचनाओं से घिरे हुए हैं, ये समझना कितना जरूरी हो जाता है, और शायद उतना ही मुश्किल, कि कौन सी ताकतें हैं जो पर्दे के पीछे से हमारी सोच को, हमारी राय को, हमारे फैसलों को अनजाने में ही सही
पर प्रभावित कर रही हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको शायद थोड़ा रुक कर सोचना चाहिए।